हेलो एवरीवन, आई एम अरविंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है टीसीएस जे बाई अमित सर। हमारी छत्तीसगढ़ की रैपिड डिवीजन सीरीज चल रही है जिसमें हम आज डील करने वाले हैं रेंट कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 6 और सेक्शन 8 में। सेक्शन 6 और सेक्शन 8। तो हमारा सेक्शन 6 क्या कहता है? सेक्शन 6 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की जो हमारा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है वो भाड़ा नियंत्रक अभिकरण है, उसका जो है गठन कैसे होता है इसकी इन डिटेल बताता है। तो पढ़ते हैं इसे। द स्टेट गवर्नमेंट सेल यानी ये मैंडेटरी है, बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट गठन करता है विद इन 30 डेज ऑफ दिस, यानी जिस दिन से ये एक्ट आया है प्रभावी हुआ है उससे 30 दिनों के भीतर राज्य सरकार को करना पड़ेगा इसका गठन। क्योंकि यहाँ पे वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो सेल है, मैंडेटरी है। अ ट्रिब्यूनल इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 323, यानी कि जो एक गाइडलाइन की तरह ये 323 जो है काम करेगा। यानी कि आर्टिकल 323 जिस तरह से ट्रिब्यूनल के गठन की बात करता है उसी टर्म्स पे, उन्हीं कंडीशंस पे आपको इसका गठन करना है। इसको राज्य सरकार को। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, जो कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल खिलाएगा। टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फॉर एडजुडिकेशन ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, यानी कि उस पर निर्णय देगा और ट्राई करेगा कंप्लेंट ऑफेंसेस विथ रिस्पेक्ट टू रेंट, यानी कि रेंट से रिलेटेड, यानी कि इसका जो जुरिस्डिक्शन है सिर्फ रेंट को लेकर के है। रेंट से रिलेटेड अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं उसका ट्रायल, उस पर निर्णय देना, साथ ही साथ कोई कंप्लेंट या ऑफेंस आ रहा है, इन सब पे सुनवाई करने का अधिकारिता किसकी बना दी गई? इसकी रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की। और इसकी स्थापना कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी अधिसूचना के द्वारा। और जो इसका टाइम पीरियड है विद इन 30 डेज, यानी कि पीटी का सवाल यहाँ पे 2 से 3 बन सकता है। एक तो इसका गठन करेगा कौन? राज्य सरकार करेगी। कितने समय में करेगी? विद इन 30 डेज करेगी। और ये किन किन मामलों की सुनवाई कर सकता है, किन किन चीजों पे जो है ये काम करेगा? तो ये जो है निर्णय दे सकता है, ट्रायल कर सकता है, और कोई कंप्लेंट या कोई भी ऑफेंस आता है जो कि रिलेटेड हो, कहीं से? रेंट से रिलेटेड हो। इट्स रेगुलेशन एंड कंट्रोल एंड टेनेंसी इश्यूज, टेनेंसी इश्यूज से भी रिलेटेड होना चाहिए, इंक्लूडिंग राइट्स, टाइटल एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, यानी कि ये साथ ही साथ कुछ और चीजों को भी जोड़ता है। यानी कि ये जोड़ रहा है राइट के बारे में और टाइटल के बारे, यानी कि जो संपत्ति है उसका शीर्षक किसके ऊपर है, उसका टाइटल किसके ऊपर है, वहां क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या दायित्व है, इसका भी जो है कोई भी विवाद होता है तो उसकी भी सुनवाई कौन करेगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल करेगा। टाइटल में किस लिए? मान लीजिए कि जो है कोई एक टेनेंट रह रहा है किसी संपत्ति पे, मानिए कि जो है मिस्टर एक्स का घर है, एक्स का घर है और वाई एज ए टेनेंट रहते हैं, और वो बाद में इसी घर पे अपना जो है टाइटल क्लेम करने लग जाते हैं, मालिकाना हक जताने लग जाते हैं। तो इस तरह की सुनवाई भी जो है कौन करेगा? वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल कर सकता है। और अगर कोई ऑब्लिगेशन है जिसका जो है इन्फोर्समेंट नहीं हो रहा है, कोई अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, चाहे जो है टेनेंट नहीं कर रहा है या फिर लैंडलॉर्ड नहीं कर रहा है, तो कौन इन्फोर्स कराएगा? वो इन्फोर्स कराएगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल। साथ ही साथ एक एक्सप्लेनेशन ऐड किया गया है सिर्फ इन 2 चीजों को देखते हुए, जैसे टाइटल को देखते हुए। तो पढ़ते हैं। मैटर रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति का जो है ट्रांसफर कर दिया गया है, और डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ओवर एनी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी कंसीडर्ड अंडर द रेलेवेंट लॉज बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब जो न्यायालय है वो अपने रेलेवेंट लॉज में इनको कंसीडर करेगा। मान लीजिए कि अगर संपत्ति के अंतरण की बात आ गई, ट्रांसफर की बात आ गई, तो टीपीए में डील कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि टाइटल की बात आ गई तो जो भी रेलिवेंट लॉ होगा, मान लीजिए कि हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया या इंडियन सक्सेशन एक्ट आ गया, इस तरह के लॉज में डील कर लेंगे। लेकिन अगर रेंट से रिलेटेड इशू आया तो उसका जो है सोल जुरिस्डिक्शन किसके पास होगा? रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के पास होगा। अब हम आर्टिकल 323 बी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ हमने आर्टिकल 323 बी का सिर्फ पहला क्लॉज और इसके एक्सप्लेनेशन को ही डील किया है, बीच के पोर्शन को हमने छोड़ दिया है, क्योंकि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तब हम इसे डील करेंगे। द एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर, यहाँ बात की गई है लेजिस्लेचर की। एप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द
adjudication trial by tribunals of any dispute, complaint, or offences with respect to all or any of the matter specified in clause B, clause 2, with respect to which such legislature has power to make laws. मतलब जो भी एक appropriate government है, जिसका एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि कौन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो उसका गठन करेगी ट्रिब्यूनल की, जो ट्रिब्यूनल करेगा ट्राई करेगा और कंप्लेंट की सुनवाई करेगा और ऑफेंसेस पे जो है सुनवाई करेगा, साथ ही साथ निर्णय देगा। तो इसका गठन कौन करेगी? अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर। इसका जो है एक्सप्लेनेशन बताता है, इन दिस आर्टिकल अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर इन रिलेशन टू एनी मैटर means parliament, as the case may be, a state legislature competent to make laws with respect to such matter in accordance with the provisions of part 11। ये बता रहा है कि जैसा कि हमारे जो है संविधान में पहले से बताया जा चुका है कि तीन जो है लिस्ट हैं, एक जो है स्टेट लिस्ट है, एक यूनियन लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। अगर हम कंकरेंट लिस्ट को यहां रख लेते हैं, ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और यहाँ पे कंकरेंट लिस्ट। अब इनमें होगा क्या? स्टेट लिस्ट पे जो है सोल राइट किसका है? स्टेट का है। और यूनियन लिस्ट पे यूनियन का यानी पार्लियामेंट, भारत की संसद का है। और जो कंकरेंट लिस्ट है उनपे जो है दोनों मिलके कानून बना सकते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट और राज्य, स्टेट गवर्नमेंट और जो है भारत की संसद दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो जिस तरह के मामले होंगे उसमें उस मामले के हिसाब से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को हम निर्धारित करेंगे कि कौन जो है इसमें ट्रिब्यूनल की स्थापना करेगा। आगे हम सेकंड क्लॉज देखते हैं सेक्शन 6 का। स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट यानी कि यहाँ पे फिर से ये मैंडेटरी है, बता रहा मैंडेटरी के अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो रिटायर हाई कोर्ट जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज एज चेयरपर्सन, यानी कि जो ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन होगा वो जो है रिटायर डिस्ट्रिक्ट जज या रिटायर हाई कोर्ट जज हो सकता है। यानी कि ये जो है चेयरपर्सन है, ये साहब या तो जो है डिस्ट्रिक्ट जज होंगे रिटायर्ड या हाई कोर्ट जज होंगे रिटायर। तो इनकी जो है जो एलिजिबिलिटी है इससे कम नहीं होगी अगर इनको चेयरपर्सन बनना है। द ट्रिब्यूनल शैल हैव सच अदर मेंबर्स, मतलब कुछ अन्य जो है मेंबर्स को भी shall have such other members as the state government may decide from time to time, but at any time there shall be no less than 2 member। ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अधिसूचना के द्वारा समय समय पे बताएगा कि इसमें कितने मेंबर होने चाहिए, उसको निर्धारित करेगा, लेकिन जो है जो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी बता दी कि इसमें 2 सदस्यों से कम 2 सदस्य होने ही चाहिए, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। यानी कि एक चेयरपर्सन होगा, उसके बाद 2 मेंबर्स और होंगे मिनिमम। ये 2 मेंबर की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, 2 4 6 8 10, जो भी जैसा सहूलियत हो, स्टेट की जरूरत हो उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 2 है। अब सेक्शन 3A क्या कहता है? If the post of chairperson remain vacant for any reason, यहाँ रीजन जो है बड़ा है, कुछ भी हो सकता है। एनी रीजन, मान लीजिए कि चेयरपर्सन की डेथ हो गई, चेयरपर्सन की इलनेस हो गई, या किसी और कारण से चेयरपर्सन अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में कोई एक कार्यकारी चेयरपर्सन काम करेगा। इफ द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन रिमेन वैकेंट फॉर एनी रीजन, the state government may appoint any member from the members as executive chairman। मतलब जो भी रिमेनिंग मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को क्या करेगी राज्य सरकार, एक एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बना सकती है, एक कार्यकारी जो है चेयरपर्सन होगा जो है। अब ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स में क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है यहाँ पे। देखिए ये इसका जो है आप क्लॉज भी याद रखिएगा 3A कि ये क्लॉज है तो ये बता रहा है कि ये एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के बारे में। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा एलिजिबिलिटी के बारे में, मिनिमम जो है हाई कोर्ट, रिटायर हाई कोर्ट जज हो या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट जज हो जो कि रिटायर हो, और जो मेंबर्स की संख्या है मिनिमम कितनी होती है? 2 है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के सवाल यहाँ बन सकते हैं। अब सेक्शन 4 इसका सब क्लॉज 4 क्या कहता है? स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन ऑफिसर एज द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रिब्यूनल, जो भी ट्रिब्यूनल है अभिकरण है उसका रजिस्ट्रार बनाएगी, हु शैल नॉट बी बिलो
द कैडर ऑफ सिविल जज क्लास 1। मतलब जो इसका रजिस्ट्रार हो सकता है उसका कैडर जो है सिविल जज क्लास 1 से नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर जज है वो है क्लास 2 का है तो वो नहीं हो सकता। मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी है कि सिविल जज क्लास 1 का होना चाहिए। द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, या फिर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति हो, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीटी का सवाल यहाँ पे रजिस्ट्रार की एलिजिबिलिटी के लिए आ सकता है। लिखा जाएगा कि ही शैल बी अ सिविल जज, सेकंड क्लॉज में मान लीजिए लिखा जाए बी में द रैंक ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी, मतलब उसकी एलिजिबिलिटी ये बताए कि वो जो है डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक का हो, या फिर लिख देंगे बोथ, या लिख देंगे नन ऑफ द अबव। तो इस समय आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा जो विकल्प होगा सी विकल्प सही होगा, बोथ। फ्रॉम द डेट द ट्रिब्यूनल बिकम फंक्शनल, जिस दिन से ये कार्य करना शुरू करेगा। विच डेट शैल बी पब्लिश इन द ऑफिशियल गजेट, यानी कि सरकार अधिसूचना द्वारा इसे बताएगी अपने ऑफिशियल गजेट में। द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स, जितनी सारी कोर्ट्स हैं उनका जुरिस्डिक्शन एक्सेप्ट, छोड़ करके द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 and 227 of the constitution shall stand excluded in respect of all matters falling within the jurisdiction of tribunal। कोई भी मामला जो भी ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया गया है उसमें जो और कोर्ट्स हैं, अगर वो जो है मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर कोई और एग्जीक्यूटिव कोर्ट भी हो सकती है, इन सबका जो है जुरिस्डिक्शन को हटाता है। सिर्फ दो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को रिटेन करता है। कौन कौन से? एक या तो जो है 136 आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन हो स्पेशली पिटीशन का, या फिर जो है आर्टिकल 227 या 226 और 227 में जो है हाई कोर्ट जाने के लिए हो। इनको छोड़ करके सारे कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन हटाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से पीटी का सवाल बनता है और बना भी है। अब आगे एक प्रोवाइजो है जो ये बता रहा है, प्रोवाइडेड हाउएवर दैट ऑल केसेस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी इमीडिएटली बिफोर द establishment of tribunal shall continue to be proceed under the old act as amended from time to time। इसने ये कहा कि इस एक्ट के आने के पहले जो भी मामले थे, इसके फंक्शनल होने के पहले जो भी मामले थे, ये ट्रिब्यूनल के फंक्शनल होने के पहले जो भी मामले चल रहे थे इमीडिएटली जो उस समय एक्ट था उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, और इसके बाद में जो है जो बाद में मामले आएंगे इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये सीधी सीधी बात कर रहा है कि जो भी पुराने मामले चल रहे थे वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, वैसे ही चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। द ट्रिब्यूनल शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट रायपुर एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन फिक्स सच अदर प्लेसेस फ्रॉम फॉर हियरिंग ऑफ मैटर्स बाय ट्रिब्यूनल एज इट डीम्ड फिट। मतलब जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो रायपुर में ही होगा, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहती है तो और जगहों पे भी हियरिंग के लिए, सुनवाई के लिए जो है ट्रिब्यूनल को बिठा सकती है। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ ट्रिब्यूनल shall be such as may be prescribed by state government। मतलब जो कि ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन या फिर अदर मेंबर्स हैं उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, यानी कि इनकी एलिजिबिलिटी हो गई, इनका जो है टेन्योर हो गया, ये सारी चीजें कौन निर्धारित करेगा? वो राज्य सरकार अपनी अधिसूचना के द्वारा बताएगी। अब सेक्शन 8 किस चीज के बारे में बात कर रहा है? वो फंक्शन और पावर के बारे में बात ये बता रहा है कि जो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल है उसका क्या क्या काम है और जो उसे क्या क्या शक्तियां मिली है। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल सच पावर्स as the government may by notification based in it which shall include, मतलब ये कह रहा है कि रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल वो सारी शक्तियों को रखेगा जो कि जो है राज्य सरकार इसमें निहित करेगी, वेस्ट करेगी, निहित कर देगी, उन सारी शक्तियों को रखेगा। which shall include जो कि जोड़ती है following enabling and ensuring the active existence of rent controller, मतलब जो रेंट कंट्रोलर है उसके एक्टिव एग्जिस्टेंस को इंश्योर करती है और इनेबल करती है।
एट ऑल टाइम्स फॉर ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मतलब ये हमेशा कोशिश रहेगी कि जो इसका पर्पज, इसका ऑब्जेक्ट है, वो फुलफिल हो जाए। तो इनकी जो है, इनके काम को इंश्योर करेगी, इनकी एक्टिवनेस को इंश्योर करेगी। ये जानने के लिए, जैसे मानिए पर्पज क्या है इसका, कि एक बैलेंस क्रिएट करता है। जब हमने इसका जो है ऑब्जेक्ट पढ़ा था, तो उस समय पढ़ा था कि ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और अल्टीमेटली जो है इसका पर्पज फुलफिल होना चाहिए। यानी कि ये चेक एंड बैलेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे जो है ये चेक करेगा कि आखिर जो है जो रेंट कंट्रोलर्स हैं, वो अपने काम को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगला क्लॉज क्या कह रहा है, फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी। ये जो है अपीलेट अथॉरिटी की तरह काम करेगा। इनके पास जो है अपील लाई जा सकती है किन मामलों के लिए, टू कंसीडर एप्लीकेशन ऑफ ऑल पर्सन एग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ द रेंट कंट्रोलर। अगर कोई व्यक्ति जो है रेंट कंट्रोलर के आदेश से एग्रीव्ड है, परेशान हुआ है, तो वो जो है अपील कहाँ ला सकता है, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के समक्ष। रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के समक्ष एप्लीकेशन ले आएगा कि साहब ये जो है हम यहाँ पे इनके आदेश से परेशान हैं। तो वहां पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसकी सुनवाई करेगा, और जैसा भी अप्रोप्रिएट आदेश होगा वो पारित करेगा। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। एक एक्सप्लेनेशन भी जुड़ा हुआ है सेक्शन 8 में। वो कहता है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज सच पावर्स एज was exercised by High Court in adjudicating matter under the repealed act। मतलब उन सारी शक्तियों का प्रयोग करेगा रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल जो है पुरानी एक्ट में, जो 1961 का एक्ट था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन एक्ट, उसमें जो हाईकोर्ट जिन शक्तियों का प्रयोग करती थी, उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल करेगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए पीटी का एक सवाल बनाता है। ये बताता है कि ओल्ड एक्ट में कौन कौन सी जो है कोर्ट इस्तेमाल करती थी उन शक्तियों को, जो यहाँ पे रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल करेगा, वो इस्तेमाल करती थी हाई कोर्ट इस्तेमाल करती थी। अब यहाँ जो है आइए इसकी क्लॉज 2 में देखते हैं। द रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल शैल हैव पावर्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इट्स अथॉरिटी एज इट वेयर अ हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट की जो है कंटेम्प्ट पावर के बारे में पढ़ा है कि अगर जो है हाई कोर्ट के आदेश की कोई अवहेलना करता है, नहीं मानता है, तो उसके ऊपर जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग लाई जा सकती। तो मानिए कि अगर कोई आदेश इन्होंने पारित कर दिया रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अगर जो है रेंट कंट्रोलर ने काम नहीं किया, उनके आदेश को रेंट कंट्रोलर नहीं मानता है, तो उनके खिलाफ जो है क्या करेंगे, ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जैसे हाई कोर्ट स्टार्ट कर सकती थी, क्योंकि हाई कोर्ट जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोली जाती है। तो उसी तरह से ये भी जो है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि जो है रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल का गठन सेक्शन 6 में, और जो है हमने जाना जो है सेक्शन 8 में इसके जो है पावर्स को एंड फंक्शंस को। अगर आपको कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट के थ्रू या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल, फोन से, जैसे भी आप चाहें हमसे कनेक्ट भी हो सकते हैं।